दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीटी साइंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक सूत्र जो आपके इम्पोर्टेंट हैं और आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे रासायनिक सूत्र के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पेपर में, यानी कि आपके एग्जाम में आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है, या फिर आपको नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी नोटबुक में इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं और बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र। तो मैं आपको बता देता हूं, रासायनिक सूत्र में मैं आपको ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 फॉर्मूलों की बात करता हूं। सबसे पहले आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको मैं बोल रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अगर इसको नाम हम अगर बोले ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये आपका फॉर्मूला है मार्बल का। मार्बल यानी कि चाक, जो चाक हम बोर्ड पर लिखने में यूज करते हैं, तो उस चाक का, या जो मार्बल हमारे हम जो घरों में यूज करते हैं, तो या संगमरमर बोल सकते हैं हम जिसको, संगमरमर का फॉर्मूला ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आपके क्या उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता लग चुका है कि कैल्शियम कार्बोनेट से आपका बना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि सफेदी। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि सफेदी जो हम व्हाइट वॉश, जो अपने घरों में सफेदी करने के लिए करते हैं ना, व्हाइट वॉश, तो उसको बोलते हैं आपका, उसका फॉर्मूला है आपका व्हाइट वॉश का कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहला आपका फॉर्मूला हो चुका है कि कैल्शियम कार्बोनेट से हम कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे बनाएंगे। तो आपके यहाँ पे 2 फॉर्मूले एक ही रिएक्शन में कवर हो चुके हैं। तो इसके बाद आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवा दें, यानी कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवा दें, किसके साथ में, पानी के साथ में, तो हम अपने घरों में सफेदी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम जब इस चूने के साथ में जैसे हम इसको पानी को मिलाते हैं तो आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाता है और ये बन जाता है आपका CaOH2। इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां आपका ये बनेगा आपका स्लैक्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। इसको हमने बोला था क्विक लाइम। तो
इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला कवर हो चुका है। हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना, यानी कि आपका स्लैक्ड लाइम। इसके बाद इस स्लैक्ड लाइम का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो आप कपड़े धोने में यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम ब्लीच, इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करेंगे, जो आपके पास स्लैक्ड जो लाइम था, स्लैक्ड लाइम था, हम इस स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास कर देंगे। किसको पास करेंगे, क्लोरीन गैस को। जैसे ही इस स्लैक्ड लाइम में हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो आपका बनेगा CaOCl2, इसको बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में आपका बनता है H2O, यानी कि साथ में वाटर निकलेगा, यानी कि जल बनेगा आपका। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जो इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अगर बात करें बेकिंग पाउडर की तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर इसके नाम से ही पता लगता है, इनकी हम जो खाना बनाते हैं, जैसे मान लो हम कई बार अपने घर में कुछ ऐसा क्रिस्पी खाना बनाते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो NaHCO3 ये इसका फॉर्मूला है बेकिंग पाउडर का। तो अगर हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, अगर हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं, गर्म करने पर जैसे हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो ये आपका जो बेकिंग पाउडर है ये आपका बदल जाता है Na2CO3, Na2CO3 और साथ में निकलेगा यहाँ पे आपका H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलेगा H2O। तो अब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर हमें कौन सा उत्पाद मिलता है। तो जब बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं तो बनता है आपके पास धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, वॉशिंग पाउडर, यानी कि धावन सोडा, जिसका हम कपड़े धोने में यूज करते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। तो धावन सोडा का सूत्र क्या है आपका, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आपसे पूछा जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका रासायनिक सूत्र आएगा आपका Na2CO3 और साथ में 10 जल के अणु, साथ में 10H2O लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपने यहां पे याद रखना है कि जो आप ब्रेड, पेस्ट्रीज, जो बेकरी का जो जहां पे आपका सामान बनता है तो उस बेकरी के जैसे केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, उनके अंदर हम किसको मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा खाना स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मीन्स उसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। और आपने यहाँ पे याद रखना है कि बेकिंग पाउडर से किस चीज का निर्माण किया जाता है, वॉशिंग सोडा। तो ये है आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में, तो ये आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O। लाफिंग गैस यानी कि जो गैस अगर हमारी बॉडी में चली जाती है
तो हम लगातार हंसते रहते हैं, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो ये है आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला। इसके बाद हमारा आता है जल का सूत्र, आपको पता ही है H2O, इनकी पानी। एक होता है आपका भारी जल, हैवी वाटर, तो भारी जल का सूत्र है D2O, ये आपका भारी जल D2O। और ये भारी जल बनता कैसे है, हम अगर इस H2O में, अगर इस जल में जो साधारण जल है आपका, उस साधारण जल में अगर हम क्या करें, लगातार इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, लगातार हम काफी समय तक इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहते हैं, तो ये आपका साधारण जल किस में बदल जाता है, भारी जल में। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हम लगातार साधारण जल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे तो वो आपका किस में बदलेगा, भारी जल में। और भारी जल का सूत्र क्या है आपका, D2O। इसके बाद जो अपना अगला फॉर्मूला है वो है CaSO4 × 2H2O और CaSO4 × ½ H2O। यहां आपके पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम कैसे बोलेंगे कि CaSO4 × ½ H2O, इसको बोलते हैं आपका जिप्सम, जिप्सम बोलेंगे इसको। अगर इस जिप्सम में हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, पानी मिलाने पर ये आपका जिप्सम क्या करेगा, यहाँ इसके पास पानी का हाफ मोलिक्यूल है, यानी कि आधा अणु है। तो ये पानी मिलाने के बाद आपका अणु और ले लेगा, पानी के कुछ अणु और ले लेगा और ये पानी के 2 अणुओं में बदल जाएगा और इसको हम बोलेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर आधा जल का आधा अणु जोड़ेंगे तो बनेगा जिप्सम। अगर इसी कैल्शियम सल्फेट के CaSO4 के साथ में जल के 2 अणु जोड़ेंगे तो आपका बनेगा POP। तो जिप्सम का यूज हम कहां करते हैं, जिप्सम का यूज हम करते हैं सीमेंट में, ताकि वो जल्दी से सेट ना हो, क्योंकि सीमेंट जैसे ही पानी में मिल जाती है तो कुछ टाइम बाद वो सेट हो जाती है, तो जिप्सम इसको सेट होने से रोकता है। और POP होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, जब हमारी हड्डी टूट जाती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर को सेट करने के लिए जैसे इसमें पानी ऐड होता है, पानी ऐड होते ही, पानी को लेते ही ये एकदम पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और इसको हम बोलते हैं आपका POP। और इसका उपयोग हम कहां करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं अगर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर प्लास्टर करने के लिए, और हमारे घरों में हम जो दीवारों पे POP करते हैं तो POP करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, अगर हम जिप्सम में वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। या फिर आपका आ सकता है कि कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, अगर हम जिप्सम के अंदर पानी को ऐड करेंगे, जल को मिलाएंगे तो किस में बदलेगा, POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। या आपका आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, तो ये इसमें जो 2 जल के अणु हैं वो क्या करेगा, इनको छोड़ देगा और यहां बन जाएगा आपका, ये दोबारा किस में बदल जाएगा, आपका जिप्सम में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो ये था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इसके बाद जो आपका अगला जो फॉर्मूला आता है, आपने ड्राई आइस सुना होगा, ड्राई आइस आपने सुना है। ड्राई आइस का फॉर्मूला है, ड्राई आइस का फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका ड्राई आइस।
कर लेना। इसके बाद आपका आता है सिंदूर। सिंदूर का जो फॉर्मूला है वो आपका HgS, मर्क्यूरियस सल्फाइड। सिंदूर, सिंदूर का फॉर्मूला है आपका HgS। इसके बाद आपका आता है नीला थोथा। नीला थोथा जिसको हम घर में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोइल। ब्लू विट्रोइल, नीला थोथा। तो नीला थोथा का फॉर्मूला है आपका CuSO4, साथ में 5 जल के अणु, साथ में 5 जल के अणु। इसके बाद जो आपका अगला जो फॉर्मूला आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार आपके जो पिछले HSSC के एग्जाम है वहां आपसे कई बार ये पूछा गया है, और ये है आपका Na2B4O7 × 10H2O। इनकी इसमें 10 जल के अणु हैं, और ये है आपका बोराक्स का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बोराक्स। तो ये आपका बोराक्स। इसके बाद अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं, वो है आपका सोडा एस। सोडा एस जो हमने वॉशिंग सोडा किया था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था आपका Na2CO3, साथ में 10 जल के अणु। लेकिन अगर इसके हम अगर हम इस वॉशिंग सोडा को गर्म कर दें, गर्म करने पर ये अपने इन 10 जल के अणुओं को छोड़ देता है और ये आपका सोडा एस में बदल जाता है। तो इसको बोलेंगे आपका सोडा एस। इसको क्या बोलेंगे? सोडा एस। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ड्राई आइस का आपका फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल देते हैं। ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ भी बोल देते हैं इसको। और सिंदूर का फॉर्मूला है यानी कि वर्मिलियन, सिंदूर का फॉर्मूला है आपका HgS, मर्क्यूरियस सल्फाइड। और नीला थोथा का आपका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट, साथ में 5 जल के अणु। बोराक्स का आपका फॉर्मूला है Na2B4O7, साथ में 10 जल के अणु। और आपका सोडा एस, सोडा एस, सोडा एस का फॉर्मूला है Na2CO3। ये आपका बनता कैसे है? हम वॉशिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो वॉशिंग सोडा में जो 10 जल के अणु होते हैं वो यहां से वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं, कि भाप की रूप में निकल जाते हैं, और ये क्या बच जाता है आपका Na2CO3, और इसको हम बोलेंगे सोडा एस। तो इसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है नौसादर का। नौसादर का जो अगला फॉर्मूला है वो आपका नौसादर NH4Cl, NH4Cl। ये आपका फॉर्मूला है नौसादर, इसको बोलेंगे आपका नौसादर। और एक आपका फॉर्मूला है Al2O3, Al2O3, और ये आपका फॉर्मूला है माणिक्य नीलम, माणिक्य नीलम, माणिक्य नीलम। इसके बाद जो आपका अगला फॉर्मूला आता है, इसके बाद जो आपका अगला फॉर्मूला है वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं पहले बता चुका हूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका एक एंटी एसिड का काम करता है, यानी कि अगर एसिडिटी हमारी बॉडी में हो जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम किसको लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलेंगे? क्योंकि जैसे हम इसको जल के अंदर मिलाते हैं, जब ये जल के अंदर मिलता है तो इसका रंग दूध की तरह क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। इसका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता है, और इस दूधिया रंग के कारण इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद जो आपका अगला जो फॉर्मूला है वो है फिटकरी का फॉर्मूला। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 × 24H2O। ये काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है K2SO4। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो। पहले आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ये आपका बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम
सल्फेट, और 24 जल के अणु, ये आपका क्या बनाते हैं, फिटकरी, फिटकरी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले, और सभी फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से आपका एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी हर वीडियो मिलती रहे। तो अगला टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उनको हम विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन आपका, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, और सेकंड ऑप्शन है आपका फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आपका सल्फर, और फोर्थ है आपका कार्बन। और यहां इसने क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब यहां पे लाल का नीला आता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो आपका क्या होता है, अक्षारीय। और मैंने आपके इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, अनील शब्द याद करना आप लोगों ने, अनील। ऐसे आपका अमल, ऐसे आपका अमल, न से नीला और ल से लाल, इनकी अमल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो इसका मतलब अमल हमेशा क्या करते हैं, नीले को लाल में बदलते हैं। तो अक्षार आपका क्या करेंगे, लाल को नीले में बदलेंगे, इसका उल्टा करेंगे हम। तो ये था आपका लिटमस पेपर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि धातु और अधातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड हैं और अधातु के जो ऑक्साइड हैं, जो अधातु के, जो धातु के ऑक्साइड हैं वो आपके अक्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अक्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड अक्षारीय हैं और अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा आपका अम्लीय है, सॉरी कौन सा आपका धातु है और कौन सा आपका अधातु है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन आपका अधातु है, सल्फर भी आपका अधातु है, फॉस्फोर भी आपका अधातु है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो अकेला मैग्नीशियम ही आपका धातु की फॉर्म में होता है। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता सकता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो आपका अक्षारीय होता है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन था, जो लाल को नीले लिटमस में बदल देते हैं। तो जो लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस में बदलेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम, क्योंकि लाल को हमेशा नीले में कौन बदलता है, धातु के ऑक्साइड यानी कि अक्षारीय। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है विनेगर किससे बना है। अगला आपका क्वेश्चन है विनेगर किससे बना है। तो यहां मैं विनेगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता देता हूं, विनेगर किससे बना है। विनेगर किससे बना है, तो यहां पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और तीसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और चौथा है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर हम बात करते हैं विनेगर की, तो विनेगर में मैंने आपको बताया था विनेगर हमेशा एसिटिक एसिड से बनता है। विनेगर हमेशा एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, विनेगर मतलब सिरका, सिरका आपका किससे बनता है? एसिटिक एसिड से। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विनेगर को बनाने के लिए हम कितना एसिटिक एसिड लेते हैं। तो जब भी हम विनेगर बनाते हैं तो हम 4% से 8% तक एसिटिक एसिड लेते हैं। 4% से 8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आपने इसको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन हम यहीं पे कर सकते हैं। सिरके का नाम है एसिटिक एसिड। सिरके का नाम है आपका एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको हम, एसिटिक अम्ल। अगला है आपका चाक का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फॉर्मूला जो किया था, तो चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम। तो चाक, यहां पे आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, और तीसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम बात करें चाक की, तो चाक और मार्बल यानी कि संगमरमर मैंने आपको बताए थे, इनका फॉर्मूला क्या बताया था? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आपका बनता है, 4 ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं आपके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और तीसरा है आपका कैल्शियम सल्फेट, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम गर्म करते हैं, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी बिना बुझा हुआ चूना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात जो आपका अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, हवा में नमी के अवशोषण की, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया, यानी कि क्या बोल दिया यहां पे कि अगर हम किसी भी केमिकल को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी पदार्थ को अगर खुला छोड़ देते हैं, तो वो हवा से क्या लेता है? कुछ नमी अपने जो वातावरण है, वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था नीला थोथा, नीले थोथे का ये फॉर्मूला है CuSO4 साथ में 5 जल के अणु। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो इसे जो ये 5 जल के अणु मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? इसको अपने वातावरण से मिले हैं। वातावरण में जो नमी है वहां से भी 5 जल के अणु को अवशोषित कर लेता है। तो हमने इस प्रोसेस का नाम बताना है, इस प्रक्रिया का नाम बताना है। इस प्रक्रिया में क्या बताया गया है कि कोई भी रसायन जब हवा में जो नमी होती है, उस नमी से जब जल को अवशोषित करता है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका डेलिक्वेसेंस, दूसरा है कैपिलरी एक्शन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, पहला है आपका डेलिक्वेसेंस, दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, तीसरा है आपका ओस्मोसिस,
और चौथा है आपका ये सभी। तो आपने यहां पे याद रखना है कि जब भी कोई पदार्थ, जैसे मैंने यहां पे बोला था Na2B4 7 B4O7 और 7 जल के अणु। तो जब भी कोई, अब इसमें 7 जल के अणु हैं, तो ये जल के अणु जब इसने लिए हैं अपनी वातावरण से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंस। क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंस। इनकी जब भी आपका कोई पदार्थ, जब भी आपका पदार्थ क्या करता है? वायु से क्या लेता है? नमी को एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंस। क्या होगा अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका CaSO4 × 2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर मैंने बताया था आपको, ये क्या बनाता है आपका? CaSO4 साथ में आधा जल का अणु। तो ये क्या बनाता है आपका? POP का निर्माण करता है। क्या होगा अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्या होगा अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे? तो आपका बनेगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे शरीर में अपच हो जाती है, अगर हमारे शरीर में अपच हो जाती है, तो हम किस दवाई का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक, दूसरा है आपका एंटा एसिड, तीसरा है आपका एंटी एलर्जी, और चौथा है आपका ये सभी। तो दोस्तों, अपच का मतलब होता है हमारे शरीर में एसिडिटी का बनना। अगर खाना नहीं पच रहा तो क्या हो जाता है? एसिडिटी बन जाती है। और एसिडिटी अगर बनेगी तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? एंटा एसिड। और यहां पे आपका क्वेश्चन आता है एक एंटा एसिड का नाम बताओ, तो आप लोग लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर हम बात करेंगे टूथपेस्ट की, कि टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? टूथपेस्ट में मिलाते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट में सोडियम कार्बोनेट क्यों मिलाते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट हमारे जो माउथ का जो pH लेवल होता है वो उसको बढ़ाता है, तो इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? आपका सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको पहले यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकंड है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल, और चौथा है आपका एसिटिक अम्ल। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमेशा हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल मिलता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो है अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH होता है आपका 5.6 से कम, 5.6 से कम। तो ये था आपका अम्लीय वर्षा का। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला, फर्स्ट है आपका 5.6, सेकंड है आपका 6, थर्ड है आपका 11, और उसके बाद आपका फोर्थ है वो है आपका 3.2। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वर्षा के pH का मान होता है 5.6। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि अगर आपको 3 पदार्थ दिए गए हैं, A, B और C, A, B और C, अगर हम बोलें कि इनमें से A का जो pH है वो 3 है, A का pH 3 है, और B का pH 7 है, B का pH 7 है, और आपका C का pH 11 है, C का pH 11 है।
तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में से उदासीन कौन है, तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो आपका क्या होता है, बी, यानी कि आपका उदासीन। तो ये आपका उदासीन है। इसी तरह आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है कि एक का पीएच 5 है और एक का पीएच 3 है और एक का पीएच 11 है, और आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल कौन है। तो मैं आपको बता चुका हूं प्रबल अम्ल वो है जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो पीएच मान सबसे कम किसका है, बी का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल आपका यहाँ पे है, इनकी स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है बी, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम यहाँ पे बोलें कि आपका यहाँ पे प्रबल अक्षार कौन सा है, प्रबल अक्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो प्रबल अक्षार वो होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो प्रबल अक्षार आपका आता है 11, यानी कि सी। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन है, यानी कि वीक एसिड, तो आपका आता है 5। क्या आता है, 5। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और तो जितना जल्दी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो हमारे जितने भी और साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं